हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि चार्जेस क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा पॉइंट हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा जो सेकंड वीडियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ और इसकी वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। मान लीजिए हमारे पास एक क्यू चार्ज था और एक इधर क्यू चार्ज था। ठीक है, ये हमारे पास दो चार्ज थे, इनके बीच का डिस्टेंस आर थी। ओके, तो ये क्या कर रहे थे, आपस में रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं। अगर ये दोनों ही नेगेटिव, ये नेगेटिव होता ये पॉजिटिव होता, तो दोनों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव नेचर के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो Q1 चार्जेस है और ये Q2 चार्जेस है, ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको हम लिख देंगे ऐसे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। यहाँ समझ में आया। यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो चार्जेस थे पॉजिटिव नेचर के, दोनों ही क्या करा, रिपल्सन किया दोनों ने। और जो इस चार्ज ने इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाई वो थी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इस चार्ज ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाई वो लगाई थी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम, हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो इनके बीच में वर्क कर रही थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब इनकी वैल्यू के बराबर। आप फील कर सकते हो इनके बीच में जितनी ज्यादा फोर्स होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इनके चार्जेस पर। जितने बड़े बड़े चार्ज होंगे उतनी ज्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। और देखिए दूसरी बात हमें पता पड़ी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए अगर हम इन चार्जेस को अगर दूर दूर रख देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, आप सभी को पता है, ये तो फील हो सकता है बिल्कुल। अगर हम इन दोनों चार्जेस को पास पास रख देंगे तो ये दोनों बहुत तेजी से फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को। और अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रख दिया और इस चार्ज को यहाँ रख दिया तो इनके बीच में जो फोर्स रिपल्सन होगी या अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारा फाइनल इक्वेशन निकाली, वो थी Q1 बाय Q2 आर स्क्वायर। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हमारे पास एक कांस्टेंट आया, F इजिकल टू के Q1 बाय Q2 आर स्क्वायर। ये थी फोर्स जो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट हो रही है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही है वो इनके लाइन जोनिंग सेंटर्स पर लगेगी, मतलब इस लाइनिंग जोन एक्सिस पर लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों चार्ज आपस में रिपेल करके ये इधर भाग जाएगा या इधर भाग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये चार्जेस जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये इस एक्सिस पर जाएगा और ये इस एक्सिस पर जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी था के, वो होता है जो कि ये डिपेंड करता है मीडियम की, कि ये दोनों चार्जेस हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। या तो वो वैक्यूम हो सकता है या वो कुछ ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके मीडियम पर। और इसकी वैल्यू होती है K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। यहाँ से इसकी यूनिट निकाल लेंगे, इसको इधर भेज के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसकी यूनिट भी हो सकती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ले गए और चार्ज और इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो इसमें तो बस इतना ही है। अब बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म।
अब इसकी हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। देखिए अब इसको हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब F इक्वल टू के क्यू 1q2/r² को एक वेक्टर फॉर्म देनी है, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब उसकी वैल्यू भी हो फोर्स की। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेस जरा लूंगा ज़्यादा सा, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा स्पेस बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको बस कंसंट्रेट करना है। देखिए वही था, Q1 चार्जेस था, एक ये Q2 चार्जेस था, इनके बीच का सेपरेशन जो था वो मोटार था। ओके, अब वही कहानी, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इस पर लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें वेक्टर फॉर्म देनी है। तो वेक्टर फॉर्म देने के लिए हमें इसके दो वेक्टर बन सकते हैं इस आर के, एक तो इस डायरेक्शन में बन सकता है, एक बन सकता है इस डायरेक्शन में। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है इन दोनों के चार्जेस के बीच के सेपरेशन को। तो देखिए जो इस डायरेक्शन में इसका बनेगा वेक्टर फॉर्म फ्रॉम Q1 टू Q2 वो बनेगा R2 माइनस R1, और Q2 जो Q1 बनेगा R1 माइनस R2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि R2 माइनस R1 इसलिए था क्योंकि Q1 और Q2 जो था इन दोनों के बीच का सेपरेशन उसको हमने मोटार लिया, और मोटार के दो वेक्टर फॉर्म बन सकते थे, एक इस डायरेक्शन में बन सकता था और एक इस डायरेक्शन में बन सकता था। R2 माइनस R1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, F इक्वल टू के Q1/Q2 मोटार स्क्वायर, इनका सेपरेशन लिया है मोटार स्क्वायर। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसको हमें स्केलर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन ही देखनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू है ये। अब इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमें इस डायरेक्शन में हमें निकाल लेते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हमें इस डायरेक्शन का कोई वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर तो ये रहा R1 माइनस R2। अब इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाल देते हैं, आप समझिए क्लास 11 में पढ़ा होगा, मोटे। देखिए इसको यूज करके हम इस वेक्टर का क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, R1 वेक्टर, देखो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, अगर यूनिट वेक्टर होगा तो हमारा काम बन जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। तो बस हम वही कर रहे हैं, इस डायरेक्शन का वेक्टर लेके उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। ये तो सिंपल होगा ना, यहाँ से R1 माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए R1 वेक्टर माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर R2 इसका मोड। ओके, यहाँ पर ये क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 का मोड। देखिए ये डिपेंड कर रहा है इसके मोड को, मतलब इस वेक्टर के R1 माइनस R2 के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो बता रहा है R1 माइनस R2 का मोड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, मोटा। तो देखिए इसकी जगह ये रख सकते हैं, यहाँ पर F12 Q Q2, यहाँ रख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2, ये मोड लगाया यहाँ पे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब देखेंगे क्या होगा, मैं इसको रब करता हूँ। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये सब हो जाएगा मल्टीप्लाई, F12 यूनिट वेक्टर के Q1 Q2, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे
अभी हो जाएगा यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और ये यहाँ पर एज इट इज रहेगा R1 माइनस R2 का वेक्टर। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म किसकी, कूलम्ब्स लॉ की। देखिए आप ये कहोगे कि मैं आर स्क्वायर फॉर्म में चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको काट देगा तो आर स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए अब आपने निकाल दिया है F12, तो अब F21 कैसे निकालेंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको यहाँ पे R2 माइनस R1। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आज पे डाउट क्लियर कर देंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।